नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो अगले मंथ जून में ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से लग जाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं। और मैं आज से ये आप लोगों को वादा करता हूं दोस्तों कि आज से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अनर्गल क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन दूंगा जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछते आया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को तब समझ में आएगा कि सर झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बोला था दोस्तों कि आज से मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड भी कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चंस देख लीजिएगा। लेकिन वो तो रिवीजन के लिए है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो में मैं जो चीज़ बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही वो फ़ायदेमंद होने वाले हैं। मैं आप लोगों को मालूम है ना कि मैं कहानी की तरह सारा चीज़ आप लोगों को बताता हूं, तो वो कहानी जो है वो सुनना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वही अगर एग्ज़ाम में आप कहीं फंसेंगे तो वही कहानी आप लोगों को मदद आएगा। ठीक है, क्योंकि उस कहानी में फैक्ट्स रहता है। चलिए, तो आज अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों। बहुत ही लाइक कम आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रहता है, अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगता है तो आप लोग उसमें लिख करके डाल सकते हैं कि वीडियो अच्छा नहीं था सर। ठीक है, तो वो भी आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। अच्छा देखिए, ये जो लड़का पढ़ने वाला है, जो सीरियस तैयारी करने वाला है, उनको मालूम होगा दोस्तों कि धन विधेयक के बारे में किसी न किसी एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि धन विधेयक आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो धन विधेयक से और क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला तो आप लोग देख लीजिए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद नंबर 110, 110 नंबर अनुच्छेद में ये धन विधेयक का वर्णन किया गया। अच्छा, धन विधेयक के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछता है जानते हैं? इसको पूछता है कि जब धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो पहले किस सदन में पेश किया जाएगा। आप लोगों को तो मालूम है ना कि दो सदन होता है, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा में पेश किया जाएगा कि राज्यसभा में? तो ये धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ये केवल किस में पेश किया जाएगा दोस्तों? तो केवल लोकसभा में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग, लोकसभा में, ये राज्यसभा में नहीं पेश होता है। इतना आप लोगों को ध्यान में आ गया। अच्छा, और क्या होता है कि जो ये तो बिल के रूप में पेश होता है लोकसभा में। ठीक है, कि कोई बिल मान लीजिए सरकार कोई है तो सरकार अपना बिल लेकर आती है, लेकिन उस बिल को धन विधेयक है या कोई अन्य विधेयक है, ये इसका निर्णय कौन लेता है दोस्तों? तो मान लीजिए कि कोई बिल आया तो उसका निर्णय जो करने वाला है वो करता है कौन? तो लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का जो स्पीकर है दोस्तों, वो निर्णय करता है कि ये जो बिल है वो धन विधेयक है कि अन्य विधेयक है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष का वो निर्णय, और वही निर्णय अंतिम होता है। अगर मान लीजिए कि आप इस बिल के खिलाफ में आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए कि ये धन विधेयक नहीं है, ये कोई दूसरा विधेयक है, लेकिन इसको धन विधेयक के रूप में पेश किया गया है, तो जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ काम नहीं करेगा दोस्तों। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम होता है। समझ गए दोस्तों आप लोग? तो हाँ, ये लोकसभा का इतना पावर होता है, लोकसभा अध्यक्ष का इतना पावर होता है दोस्तों कि उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा चीज कि जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, पहले आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग धन विधेयक लाने वाले हैं, ऐसा ऐसा बिल है लाने वाले हैं हम लोग, तो राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा आप धन विधेयक लोकसभा में नहीं ला सकते। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुमति, और किसी अन्य विधेयक में राष्ट्रपति का अनुमति का जरूरत नहीं है। देख लीजिए कितना अंतर है दोस्तों, ये धन विधेयक इतना महत्वपूर्ण है। तो हर एक पॉइंट समझिए, नहीं तो एग्जाम में वहां से खाली हाथ आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि जो धन विधेयक है तो उसको क्या राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकता है क्या? मतलब
यहाँ से विधेयक मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के चला गया और वहाँ राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट कर सकता है क्या, लौटा सकता है क्या? तो नहीं, राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकता, क्योंकि पहले ही तो हम लोग राष्ट्रपति से अनुमति ले चुके हैं, इसीलिए राष्ट्रपति इसको बाद में कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। हाँ, उसको इतना कर सकता है कि राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए, मतलब कितना भी समय के लिए उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है, उसको कानून नहीं बनने देगा, सुरक्षित रख सकता है। मान लीजिए कि अभी सरकार कानून बना दिया, हाँ, और राष्ट्रपति के पास गया तो वो रख ले है राष्ट्रपति, वो उस पर साइन नहीं कर रहा है, वो कभी ना कभी राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी करेगा इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो कब करेगा कोई उसका गारंटी नहीं है। मान लीजिए तो इसी तरह तो ये खेला है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास गया, 5 साल का सरकार ही रहता है, 5 साल बाद वो साइन करेगा, तो हो गया ना खेला। तो उसी को बोला जाता है पॉकेट वीटो। जो पॉकेट वीटो आप लोग का नाम सुने हैं, वो पॉकेट वीटो क्या है? यही राष्ट्रपति उस बिल को अपने पॉकेट में रख सकता है, ये इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, ठीक है, पॉकेट वीटो लगा देगा राष्ट्रपति। चलिए, इतना सारा कुछ समझ गए आप लोग। यहाँ पे ये पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। धन विधेयक लाने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो इसमें राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो अनिवार्य है, ये भी देख लीजिए। क्या राज्यसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है? तो नहीं, ये केवल लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, ये सारा पॉइंट इसीलिए तो मैं लिख दिया हूँ। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक के रख सकता है? इसमें तो राज्यसभा का कोई अधिकार ही नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक के रख सकता है अपने पास, ठीक है। इस तरह से पढ़िए, एग्जाम में सफलता आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जरूर सफल होइएगा, ये मेरा भगवान से मेरा प्रार्थना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इतना हम लोग समझ गए, अब इतना से ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में पूछने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और जो विधेयक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। धन विधेयक जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह संविधान संशोधन विधेयक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। तो इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे, अनुच्छेद नंबर 368। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो निर्माणकर्ताओं ने एक ऐसा अनुच्छेद भी इसमें जोड़ दिया कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसको आप लोग संशोधित कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी तो सुधार कर सकते हैं। और बहुत सारे सरकारें जो है, जब तक शुरू से लेकर के जो सरकारें अभी तक बनती आई है, बहुत बार संविधान में संशोधन किया गया है। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में, ठीक है, ये तो पढ़े होंगे। दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, अभी तक टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। टोटल 105 बार संविधान को बदला गया है, संविधान को चैलेंज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये किस अनुच्छेद में है? 368 में। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रस्तावना को भी संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, जो प्रस्तावना है उसको भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किस में क्या गया है? तो आप लोग को मालूम हुआ दोस्तों कि एक केशवानंद भारती केस का नाम आप लोग सुने होंगे। जब आप लोग पॉलिटी पढ़ते होंगे तो केशवानंद भारती का केस आप लोग सुने होंगे। उसमें ये कहा गया था कि आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधनकर्ताओं को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, सांसदों को एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं एकदम मतलब एकदम डीपली ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मतलब खुली भाषा में, कि सांसदों को ये देखना पड़ेगा कि कहीं हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं संशोधित कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, जिस मकसद के लिए संविधान को बनाया गया था, कहीं वो आप मकसद तो नहीं बदल रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी तो संविधान संशोधन में हो सकता है दोस्तों। आज 370 कानून को हटा दिया गया, हाँ, तो ऐसा भी तो कोई सरकारें आएगी, ऐसा भी लिख देगी कि आज से संविधान में ही लिख दिया जाएगा कि आज से संविधान निष्क्रिय माना जाएगा। हाँ, मतलब ये होगा नहीं, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या हो गया? वो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो कहने का मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप संशोधित नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रावधान किया गया केशवानंद भारती केस में, ठीक है। तो ऐसा
उसमें प्रावधान है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए और क्या इसमें जानना है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हाँ, ये जो 368 वाला है, 368 वाला जो प्रावधान है कि मतलब संविधान को कोई बदलना चाहता है, संविधान को कोई उसमें सुधार करना चाहता है, तो वो कहाँ पे पेश होगा? तो राज्यसभा में पेश हो सकता है और लोकसभा में भी वो पेश हो सकता है। यानी कि किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, इस विधेयक को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर विधेयक पेश हुआ तो उसके लिए कितना बहुमत से पारित करना पड़ता है? 2/3 बहुमत से इसको पारित करना पड़ेगा, तभी संविधान संशोधन हो पाएगा। और इसमें यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जब संविधान में संशोधन किया जाएगा तो उसमें राज्यों का भी सहमति लिया जाएगा। मतलब सोचिए, हमारे जो 28 राज्य हैं दोस्तों, तो उस राज्यों का भी मतलब बहुमत से उस विधेयक को पारित करना पड़ेगा, तभी संविधान में संशोधन हो पाएगा। कहने का मतलब है कि 28 राज्य है तो उसमें 14 उसका आधा हो गया, यानी कि 15 राज्यों का भी सहमति उसमें अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बताया ना आपको कि केवल जो धन विधेयक है उसी को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं। और इसमें देखिए, इसमें एक चीज बार बार एग्जाम में पूछता है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन हो सकता है क्या? तो संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अगर संयुक्त अधिवेशन बुला दिया गया दोस्तों, तो जानते हैं आप लोग कि लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 243 या 253 के समथिंग ही है। तो जब ये संयुक्त अधिवेशन होगा दोस्तों, तो उसमें जिसकी सरकार रहेगी उसका तो बहुमत साबित हो जाएगा दोस्तों। इसी के लिए इसको अलग अलग पास करना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा में पहले पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, और नहीं तो पहले राज्यसभा में पास कीजिए फिर लोकसभा में पास कीजिए, इसको अलग अलग पास करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए। और इस टॉपिक से इतना डीपली क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं इतना डीपली बताया हूं दोस्तों। आप लोग सारा बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना मेरा बताने का मकसद यही है कि डीपली इसमें पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान में शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? यहां पर देखिए, आप लोगों को बताना है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार शुरुआत में जब संविधान बन रहा था उस समय कितना था दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों की संख्या उस समय 7 थी। हाँ, 7 थी। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था दोस्तों? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस को हटाया गया था ये से प्रधानमंत्री पद से, वो हटे थे इंदिरा गांधी, और उसी टाइम मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो उस संविधान संशोधन में जो संपत्ति के अधिकार है, संपत्ति यानी कि कहने का मतलब है कि पहले क्या बोल सकते थे, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई खेत है और उस खेत से रेलवे लाइन बनाना है, उस खेत से होकर के रेलवे लाइन गुजर रहा है, तो पहले मैं अगर बोल दूंगा कि मेरा खेत है, मैं नहीं दूंगा, तो सरकार उस संपत्ति को छीन नहीं सकती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, यानी कि वो मौलिक अधिकार है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि देखिए मेरे मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देगा कि नहीं, आप इनके खेत से होकर के रेलवे लाइन नहीं बना सकते। अगर मेरा मन होगा तभी दे सकते हैं, नहीं मन होगा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, उस स्थिति में सरकार क्या करेगी? बहुत सारे आप लोगों को लालच देगी कि चलिए आपका 2 कट्ठा खेत है, हम 2 कट्ठा खेत का आपको 10 लाख रुपया देंगे, 50 लाख रुपया देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उस समय संपत्ति के अधिकार को लीगल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? लीगल राइट। मतलब कि जो संपत्ति है वो आपका कानूनी राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये कानूनी राइट है, कानून के हिसाब से आपको संपत्ति। अब क्या होगा कि रेलवे को कोई ज़मीन चाहिए तो वो डायरेक्ट आपकी संपत्ति को सरकारी रेट से आपको मुआवजा देगी और आपकी संपत्ति को सरकार ले सकती है, इसमें सरकार को अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज़ हुआ है। तो जब इसको संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो किस अनुच्छेद में अब रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ये भी ध्यान रखिए आप।
आप लोग, ठीक है, 300A में रखा गया। संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है कितना से, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा गया है। इसको हम लोग भाग 3 में बोलते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया, भाग 3 से 12, अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। तो अभी अगर वर्तमान में पूछ देगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6। शुरुआत में कितना था, 7। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में अगर पूछ देगा कि प्रेजेंट में कितना है, तो हो जाएगा 6। मात्र 6 ही मौलिक अधिकार है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये देखिए बीपीएससी में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 3-4 बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। मान लीजिए कोई विदेशी यहाँ पर आया तो उसको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है वो जानना आप लोगों को आवश्यक है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। आप भी मान लीजिए किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा अधिकार आप लोगों को नहीं मिलेगा, कौन कौन सा अधिकार वहाँ के केवल जनता को मिलेगा, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो यहाँ कौन कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो देखिए भेदभाव का प्रतिषेध, जो भेदभाव का प्रतिषेध है, तो भेदभाव ये वाला अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है, इसमें विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अगर विदेशी भारत में आएंगे तो उनके साथ हम लोग भेदभाव कर सकते हैं। हाँ, सरकार भेदभाव कर सकती है कि ये मेरा जनता है, हम अपने जनता को 2000 रुपया देंगे, विदेशियों को नहीं देंगे, तो भेदभाव कर सकती है सरकार यहाँ की, ठीक है। दूसरा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो लोक नियोजन है, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी है, हाँ, कोई प्राइवेट नौकरी लग रहा है या सरकारी नौकरी लग रहा है, उसमें अवसर की समानता जो है वो भारतीय जो हैं, मान लीजिए कि चाहे वो कोई भी कास्ट के हों, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, कोई भी कास्ट हो, उनको अवसर की समानता दिया जाएगा अगर भारतीय हैं तब। लेकिन अगर यहाँ पे कोई विदेशी आकर के बोलेगा कि हमको भी यहाँ पे नौकरी जिस तरह से भारतीयों को दिया जा रहा है मुझे भी नौकरी दिया जाए, उसको ये राइट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाँ, वो इस मौलिक अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी भारतीयों को केवल प्राप्त है। प्रेस एवं वाक्य की स्वतंत्रता, प्रेस में बोलने का, वाक्य का जो स्वतंत्रता है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, वो विदेशियों को भी प्राप्त नहीं है। यानी कि इसमें से सही जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं देखिए लिख दिया हूँ कि ये कौन कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये आप लोगों को मैंने भी जब एग्जाम दे रहा था दोस्तों, तो मैंने भी रटा था इसको, जानते हैं किस तरह से, मैंने भी याद कर लिया था इस तरह से। हाँ, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, यानी कि जो अनुच्छेद 15 है, जो 16 है, कंटिन्यू हो जा रहा है 15, 16 और 19 और 29, मतलब दोनों के लास्ट में 9 है, यानी कि 4 अनुच्छेद है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद और बचे हैं उसमें विदेशियों को अधिकार प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए, यानी पहला में 15 में है जो है वो भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता दिया हुआ है, प्रेस तथा वाक्य स्वतंत्रता 19 में दिया गया है, और 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, जो भारत के अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की सुरक्षा करना भारत सरकार का ये जिम्मेवारी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब केवल भारतीयों को प्राप्त है। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इसलिए एग्जाम में पूछता है कि क्योंकि इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ा हुआ है दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे रहते थे तो उस समय हम लोग के धर्म में इतना सारा मतलब प्रावधान जुड़ा हुआ था दोस्तों कि उस समय हम लोग पानी के जहाज से समुद्र पार नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों का उस समय परंपरा था कि मतलब इसमें पानी का जहाज मतलब समुद्र को लांघना ये पाप है दोस्तों। इस तरह से हम लोग का समाज में ऐसा था कि जो उसमें गया वो पाप कर रहा है, हाँ, मतलब पापी है वो, ऐसा कहा जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय जो थे वो उनका मृत्यु हो गया था कहाँ पर? वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड गए हुए थे, वो जहाज से ही गए थे, ठीक है। तो उस समय ये सब मना था दोस्तों भारत में, फिर भी ये गए थे, हाँ। तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है, इसीलिए तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, हाँ। इंटरेस्टिंग लगता है उन लोगों को क्योंकि जो नहीं होता था वो हुआ, हाँ, तो इसलिए
ये होता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय से और क्या सवाल पूछता है दोस्तों कि देखिए ब्रह्म समाज के इन्होंने स्थापना किया था, तो कब किया था। हाँ, इन्होंने सती प्रथा का भी आप लोगों को मालूम है ना कि सती प्रथा का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था और अंततः सती प्रथा निषेध कानून लागू करवा दिया था। हाँ, मतलब कि सती प्रथा अब से नहीं किया जाएगा, ऐसा निषेध कर इसमें इनको कौन सहायता दिया था दोस्तों, तो विलियम बैटिंग ने सहायता दिया था। ठीक है, एक और इनका महत्वपूर्ण काम है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का इन्होंने स्थापना किया था, उसमें इनको सहायता दिया था डेविड हेयर ने। ये भी बीपीएससी में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कलकत्ता में जब हिंदू कॉलेज की स्थापना हो रहा था तो उसमें किसने सहायता किया था, तो डेविड हेयर ने। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, सती प्रथा में विलियम बैटिंग, सती प्रथा को कब बैन किया गया था, तो 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो 1828 में। ये सारा फैक्ट्स तो रटने वाला चीज़ है, ये आप लोग रट लीजिएगा। हाँ, सती प्रथा के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने क्यों बैन करवाया था दोस्तों, क्योंकि जानते हैं इसमें, इस प्रथा में क्या था कि जिस पत्नी का अगर पति मर जाता है दोस्तों, तो उस पत्नी को भी उसके चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। बताइए अब कितना कितना औरत को तो वहाँ जिंदा जलने का मन किसका करेगा दोस्तों, आप लोग खुद समझिए ना। थोड़ा सा हाथ जल जाता है तो साला आदमी चिल्लाने लगता है, और उस समय पूरा पूरा ज़बरदस्ती जलाया जाता होगा दोस्तों। इस तरह का प्रथा था हम लोगों में, हिंदू समाज में। ठीक है, तो उस समय इस पर रोक लगवाया। ये क्यों रोक लगाया था दोस्तों, क्योंकि इनके जो राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे वो डेथ कर गए थे दोस्तों, और उनकी पत्नी को जिंदा, ये चले गए थे इंग्लैंड में, और जब भारत लौट के आए तो देखे कि उनकी पत्नी को भी उसके चिता पर जला दिया गया है। और ये अपने भाभी से इनको काफ़ी सहानुभूति था कि एक तो भैया तो चले गए, ऊपर से भाभी को भी जला दिया गया। तो ये उस चीज़ से बहुत आहत हुए थे, और आहत होकर के उन्होंने ठान लिया था कि अब से हम सती प्रथा को बैन करवा के ही दम लेंगे। उसमें इनको सहयोग किया था विलियम बैटिंग ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना काफ़ी है आप लोग को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और ये सब भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों, तो 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका अन्य नाम भी पूछता है कि दयानंद सरस्वती का अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम होता है दोस्तों मूलशंकर। ठीक है, ये 1875 में, मैं सारा चीज़ लिख दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो इनका एक प्रमुख नारा था। ये नारा क्यों दिए थे जानते हैं आप लोग दोस्तों, क्योंकि धर्म से लोग, बहुत सारे लोग क्या हुआ था कि क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग अपना धर्म, क्रिश्चियन धर्म के लोग थे, तो क्रिश्चियनिटी धर्म यहाँ पर सबको फैला रहे थे। आप बोल रहे थे कि इस धर्म को स्वीकार करो, हिंदू धर्म को छोड़ो, और ये धर्म को, इस्लाम धर्म में बहुत सारे लोग चले गए थे मुगलों के काल में। हाँ, तो वो सब इनका कहना था कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि जो वेद में कहा गया है उसको पढ़ो और वेद के तरफ ध्यान दो। ये इनका कहने का मतलब था कि मतलब जो धर्म में हम लोग का कुरीतियाँ जो समा गया है दोस्तों, कि धर्म कुछ कहता है और लोग पालन करने लगे हैं कुछ और, तो इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन, जैसे मान लीजिए कि जो मुगलों के समय में या कोई अत्याचार हुआ था जिसके ऊपर वो अपना धर्म, मतलब अपना धर्म से दूसरा धर्म में परिवर्तन हो गए थे। जैसे मान लीजिए जो हिंदू हैं वो मुस्लिम धर्म अपना लिए थे किसी कारणवश, तो उनको फिर से हिंदू धर्म में उनको बुलाने के लिए, फिर से हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों। तो इसके लेखक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जी ही थे। ठीक है, चलिए और एक आदमी का मैं नाम बताऊंगा, उस आदमी से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए नेक्स्ट में आएगा अभी। हाँ देखिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये पहले आप लोग जान लीजिए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये राधाकांत देव जी थे। इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जितना क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से पूछता है उतना ही क्वेश्चन धर्म सभा के राधाकांत देव से पूछता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये जो राधाकांत देव थे और जो राजा राम मोहन राय थे, इन दोनों का जो कथनी और करनी था बिल्कुल अपोजिट था दोस्तों। जानते हैं, जब राजा राम मोहन राय ने कहा कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो इन्होंने धर्म सभा की स्थापना कर दी।
राधाकांत देव जी ने। ठीक है, ये बीपीएससी का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, अनर्गल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो होता क्या था कि जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर बोला कि सती प्रथा पर बैन लगना चाहिए, तो राधाकांत देव जी ने बोला कि नहीं, सती प्रथा ठीक बात है, मतलब सती प्रथा होना चाहिए, सती होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। मतलब कि जितना वो काम करते थे राजा राम मोहन राय, उसका सारा काम का विरोध करने वाले कौन थे दोस्तों? राधाकांत देव। ठीक है, तो इसीलिए जितना क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन राय से, उतना ही एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है राधाकांत देव से। तो राधाकांत देव जी के बारे में पूरा जान लीजिए। इन्होंने जो स्थापना किया था वो धर्म सभा, इनका नाम था धर्म सभा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आप लोगों को। और राजा राम मोहन राय के आदर्शों के विपरीत है ये सती प्रथा का। देखिए बीपीएससी में मैं लिख दिया हूँ कि बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, सती प्रथा, धर्म सभा सती प्रथा का समर्थन किया था, यही बीपीएससी में पूछा था कि कौन सा सभा जो है वो सती प्रथा का समर्थन किया था, तो धर्म सभा था। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध किसने किया था? तो राधाकांत देव जी ने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अभी आप लोग फंस गए होंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जब 1937 में सरकार बनी थी दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है। हाँ, 1937 में जब सरकार बनी थी, 1937 में मतलब देश स्वतंत्रता से पहले, तो उस समय का सारा चीज़ याद रखिए आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा चीज़ याद नहीं रखिएगा, फंस जाइएगा। हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछ देगा तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह का आंसर में मत लगा के आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह दूसरे बने थे दोस्तों। पहली बार का उस समय के जो राज्यपाल था डेविड शिफ्टन। हाँ, डेविड शिफ्टन के बारे में आप लोग को पढ़ा भी है। क्या नाम था? राज्यपाल जो था वो डेविड शिफ्टन था, शिफ्टन। ठीक है दोस्तों, ये डेविड शिफ्टन ने क्या किया कि मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेज दिया। हाँ, इसका सरकार बन भी गया मोहम्मद यूनुस का। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी थी श्री कृष्ण सिंह वाली पार्टी। हाँ, तो फिर इन्होंने इसकी सरकार को बनाया, श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनाया गया। तो ये दूसरी मुख्यमंत्री हो गए, पहला वो हो गए। ठीक है, उस समय जो श्री कृष्ण सिंह की जो सरकार बनी थी, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष अगर पूछेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह थे दोस्तों। इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए, सरकार में तीन ही चार जन से तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम दयालु सिंह। देखिए, 3-4 चीज़ से क्वेश्चन पूछता है। क्या? पहला तो आप लोग को पूछ देगा विधानसभा का अध्यक्ष, पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा, दूसरा हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष कौन होगा। हाँ, और पूछ सकता है कि एडवोकेट जनरल कौन होगा। ठीक है, तो अभी भी आप लोग ये भी याद रखें कि एडवोकेट जनरल कौन है। तो उस समय भी एडवोकेट जनरल कौन थे वो भी आप लोग को याद। ये किसी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी चैनल पर नहीं बताएगा आप लोग को, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। ठीक है, और एडवोकेट जनरल उस समय के कौन थे? तो बलदेव सहाय। हाँ, ठीक है दोस्तों, बलदेव सहाय। और उस समय जो सरकार बनी थी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, तो वो 7 महीने में ही सरकार गिर गया था। और 7 महीने में ही गिर नहीं गया था दोस्तों, सरकार ने खुद इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था दोस्तों? क्योंकि देखिए, सरकार जब उस समय बना था तो अंग्रेज लोगों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में कैद करके रखा था। तो जब ये लोग वोट मांगने गए थे कांग्रेसियों लोगों ने, तो वहाँ पे वोट इसी बात पे लोग मांगा था दोस्तों कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे कैदियों को रिहा करा देंगे। जो भी क्रांतिकारी लोग अंदर जेल में बंद हैं, जिसके भी बेटे हैं, जिसके भी भाई बंद हैं, वो सबको आप लोग हमको वोट दो, हम सारे लोगों को छुड़ा के लाएंगे। जब इनकी सरकार बनी दोस्तों, जब ये छुड़ाने के लिए गए, तो अंग्रेज लोगों ने सीधा बोला कि नहीं, कैदी को नहीं छोड़ सकते हैं, ये मतलब आतंकवादी है, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसी बात पर क्या किया कि वहाँ पे श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। तो केवल मात्र 7 महीने सरकार चला, उसी में सरकार फिर गिर गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी बीपीएससी का बुक उठा कर आप लोग देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। मैं अनर्गल बात नहीं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7 महीने में सरकार क्यों गिरी थी, ये पूछा था क्वेश्चन। तो यही तो उसका आंसर होगा कि राजनीतिक जो कैदी थे, जो क्रांतिकारी जो जेलों में बंद थे, उसको छुड़ाने के सवाल पर सरकार ने इस्तीफा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग जान गए ना सारा चीज़। चलिए
अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप लोग। ये जो आत्मीय सभा है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद करने वाला चीज़, इसको याद रख लीजिए। ये राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का जो देखिए एनसीईआरटी बुक का एक कटिंग मैं दिया हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी बुक का है और मैं सारा फैक्ट्स एनसीईआरटी बुक से ही निकालता हूँ आप लोगों के लिए। आत्मीय सभा का स्थापना कब 1815 में किया था और ब्रह्म समाज जो है उसको 1828 में। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जानते हैं कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं दोस्तों। इनके पिताजी का नाम था द्वारिकानाथ टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा का नाम हो जाएगा आप लोग को द्वारिकानाथ टैगोर, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, इसका स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिबा फुले। आर्य समाज 1875 में कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा सत्यशोधक समाज के बारे में भी देख लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है, ज्योतिबा बाई फुले के बारे में। रामकृष्ण मिशन से तो क्वेश्चन बनता ही है, ये स्वामी विवेकानंद, ये सारे लोग जानते ही होंगे लेकिन फिर भी मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा, ये आप लोग जान करके आज इतिहास जो पढ़ा होगा दोस्तों, हिस्ट्री, हाँ, तो वो हिस्ट्री आज उसको कितना नॉलेज है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग खुद को मालूम चलेगा कि कितना मैंने पढ़ा है। देखिए चंगेज खां, ये चंगेज खां के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे क्रूर शासक था दोस्तों। चंगेज खां का नाम आप लोग कभी भूलिएगा मत। चंगेज खां दुनिया का सबसे क्रूर शासक था। इसने जानते हैं क्या किया था? ये उस समय जो आदमी था, मतलब जो युद्ध में लड़ता था दोस्तों, तो उसका मतलब ये छलनी करता था, गर्दन जो था वो धड़ से इतना अलग करता था दोस्तों कि इसके युद्ध जब ये लूटपाट करके और युद्ध करके जाता था तो वो एरिया के एरिया में सन्नाटा पड़ जाता था दोस्तों। गांव के गांव को साफ करता था, बच्चे लेकर के, औरतों लेकर के, बुढ़े बुढ़ी लेकर के सारे लोगों को कत्ल करता था दोस्तों। ये चंगेज खां, इतिहास में इसका जो नाम है ना, तो इसी क्रूरता के लिए ये जाना जाता है दोस्तों। सब लोग इसको इससे डर खाते थे दोस्तों। कोई सोचता नहीं था, कोई उस समय का शासक, कि चंगेज खां हमारे चंगेज खां का बुरी नज़र हमारे शासन व्यवस्था पर पड़े, क्योंकि जिसको ये ठान लेता था दोस्तों उसको बर्बाद कर देता था, उसके साम्राज्य को तहस नहस कर देता था और इतना खून बहाता था दोस्तों कि मतलब कहिए मत। ठीक है, इतना सारा सुन लिए आप लोग। अब सुन लीजिए दूसरा चीज़, जो ब्रिटिश काल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आप लोग जानते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार बहुत दूर तक था दोस्तों। भारत से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, बर्मा, म्यांमार, इधर साउथ अफ्रीका चले जाइए, कनाडा, अमेरिका, ये सब वाला क्षेत्र चले जाइए, सारा पर अधिकार किसका था? ब्रिटिश काल का अधिकार था दोस्तों। ब्रिटिश का औपनिवेशिक था इधर में। ठीक है, और कहा जाता है कि दूसरे नंबर पे चंगेज खां का विस्तार था। मतलब जितना विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना फैलाया था, तो उस सेकेंड स्थान पे ये चंगेज खां था, इसका इतना विस्तार था दोस्तों। ठीक है, ये मंगोल आज आप लोग जानते हैं ना मंगोलिया कहाँ पे है, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं गोबी मरुस्थल मंगोलिया, ये चीन के उत्तरी सीमा से इस मंगोलिया का सीमा लगता है दोस्तों, वहीं पर गोबी मरुस्थल है। ठीक है, इसका अन्य नाम पूछता है तो तेमुचीन इसका अन्य नाम था दोस्तों। जब ख्वारिज्म में, इससे एक क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है लेकिन हम लोग को जानना है दोस्तों इसके बारे में एक ही क्वेश्चन पूछता है कि जब चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में किसका शासन काल चल रहा था, क्योंकि ये बहुत डरावना था दोस्तों। वो शासक कैसा होगा दोस्तों और उसको कैसा लगा होगा, उसको मालूम जब चला होगा कि चंगेज खां आक्रमण करने आ रहा है, उसका तो नीचे का जमीन खिसक गया होगा दोस्तों। ठीक है, वो था इल्तुतमिश के समय में इसका आक्रमण हुआ था भारत पर और ये सिंध तक पहुंच गया था दोस्तों। हुआ बात ऐसा था कि ख्वारिज्म का शासक था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी। हाँ, तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो था, इसके डर से वो भागे इंडिया आया था दोस्तों, दिल्ली तक भाग कर आया था।
ठीक है। तो जब दिल्ली में भागकर आया, चंगेज खां को मालूम चल गया था कि वो इंडिया की तरफ गया है, और ये आया तो इल्तुतमिश को बोला कि हमको शरण दे दीजिए, हमको छुपा दीजिए। तो जैसे ही इल्तुतमिश मालूम चला कि इल्तुतमिश बोला कि ठीक है तुम हमारे शरण में रह जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन बोला कि तुम छुपना चाहते क्यों हो? तो इसने बोला कि हमको चंगेज खां पीछा कर रहा है। हाँ, जैसे ही इल्तुतमिश को मालूम चला कि अरे ये तो चंगेज खां इसको पीछा कर रहा, बोल रहे अरे भाई यहाँ से तुम जाओ भाई, हम तुमको शरण नहीं देंगे, नहीं तो जिस दिन मालूम चल जाए कि हमने तुमको शरण दिया है तो तुमको छोड़ के वो हम पे पड़ जाएगा और हमारा तहस नहस कर देगा, ठीक है। तो उसने भगा दिया था, कौन? इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इतना क्रूर था चंगेज खां। अच्छा, चंगेज खां का वंशज था कौन? बाबर। बाबर जो भारत में आया था दोस्तों, चंगेज खां का वंशज था। हाँ, उसकी माता थी जो चंगेज खां की थी, लेकिन उसके जो पिता थे वो तैमूर लंग के साथ थे। हाँ, तो इसीलिए इसका वंशज, खुद बाबर भी अपने जो बाबरनामा जो अपना जीवनी जो लिखा था दोस्तों, उसमें उसने अपने आप को चंगेज खां का वंशज नहीं बताया, इसी खून खराबे के चलते, क्योंकि मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। उसने तैमूर लंग का अपना वंशज बताया था दोस्तों, लेकिन उसकी बाबर की जो माँ थी वो चंगेज खां के वंशज की थी, इतना ध्यान रखिए। और मैं सारा फैक्ट्स एनसीईआरटी बुक से दे रहा हूँ आप लोग को, इधर उधर से नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए यही देखिए, ये इसका फोटो देख लीजिए दोस्तों, यही है चंगेज खां। चंगेज खां जो है यही है, इतना क्रूर शासक था, दुनिया का सबसे क्रूर शासक ये था चंगेज खां, ठीक है। इसकी कहानी अगर पढ़ना होगा तो आप लोग को किसी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने बोला था ना कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो फैलाव था दोस्तों, वो 35.5 मिलियन किलोमीटर में इसका फैलाव था। और जो मंगोल थे, मंगोल, यही चंगेज खां मंगोल का था, तो इसका साम्राज्य 24 मिलियन किलोमीटर में इसका फैलाव था। समझ लीजिए इतना बड़ा साम्राज्य था इसका, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम लोग, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।